एच सी वर्मा की कहानी, एच सी वर्मा की जुबानी। पिछली बार मैंने बातचीत की थी नया टोला पटना के घर के बारे में, जहां करीबन 6 वर्ष की आयु में मेरा परिवार समस्तीपुर से वहां शिफ्ट हुआ था। और वहां हम लोगों का एक बड़ा सा परिवार, मैं, मेरे भैया और उनके विवाह के बाद मेरी भाभी, और फिर दो बहनें मेरे से बड़ी, एक उसमें बड़ी और एक उसमें छोटी, और फिर दरभंगा से वो जुगल जगदीश, वो सब हम लोगों का इतना लंबा चौड़ा परिवार वहाँ पर रहना। वहाँ का जो आर्थिक परिदृश्य था वो मेरे भैया पर ही पूरी तरह से अवलंबित था। और 230 रुपये महीने की उनकी सैलरी हुआ करती थी, उनका वेतन हुआ करता था, जिसमें से कि 80 रुपये उस मीना की माँ को दिए जाते थे किराए के रूप में, और 15 रुपये के आसपास बिजली का बिल देना होता था। तो मिलाकर के और जो बचता था कुछ 130-135 रुपये, उसके अंदर महीने भर का इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना होता था। तो उस समय के प्राइस लेवल की आज कल्पना करना कठिन है कि 135 रुपये उस समय के जो 1959-60 का समय था उसमें कितने होते थे। लेकिन हाँ, वो आर्थिक विपन्नता का ही समय था। वो अंतिम महीने के 3-4 दिन ऐसे ही होते थे जिसमें कि सब लोग इंतज़ार करते थे कि अगली 1 तारीख आए, वेतन आए, तो फिर जो कुछ उधारी है बनिए की, दुकानों की, इसकी उसकी, उसको पूरा करके और फिर से ठीक प्रकार से और सामान वगैरह आना प्रारंभ हो। मुझे याद है एक बार मेरी छोटी बहन जो है ज्ञानेश्वरी, वो मुझको खाना खिला रही थी। चावल दाल थे, थोड़ी सी दाल थी, चावल बहुत सारे थे। तो एक उस समय में ये रिसर्च का विषय बना कि इतनी थोड़ी सी दाल के अंदर में और इतने चावल कैसे खाए जा सकते हैं। और तब उसमें से एक रास्ता सजेस्ट मैंने किया था, सुझाया मैंने था कि हम थोड़े से चावल लेते हैं, उसमें थोड़ी दाल मिलाते हैं और उसके बाद उसका आधा ही खाते हैं, और बाकी जो आधा है उसमें हम और चावल मिलाते हैं, और फिर वो जो बनता है उसका भी हम आधा ही खाते हैं, और फिर जो बचा हुआ आधा है उसमें हम और चावल मिलाते हैं, और ये प्रक्रिया हम करते चलते हैं। तो हम थोड़ी सी दाल के अंदर में कम से कम 6-7 बार ऐसा कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे चावल खाए जा सकते हैं। तो वो सक्सेसिव डाइल्यूशन, जिसको आज मैं नाम दे सकता हूँ, उसकी कल्पना मैंने उस समय में एक 7 साल की 6 साल की उम्र में की थी, और वैसा हम लोगों ने किया। तो यानी विपन्नता तो थी, लेकिन उस विपन्नता के कारण से कोई मुझे कष्ट नहीं था। कम से कम वो बड़ा आनंद का समय था, बहुत आनंद का समय था। हम लोग बहुत खूब मिलजुल करके और चीज़ें किया करते थे, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि संपन्नता क्या होती है। और अगर ये पता ही ना हो कि संपन्नता क्या होती है, तो फिर विपन्नता किस प्रकार का दुख दे सकती है, दे ही नहीं सकती है। तो वैसा वो समय था। तो नया टोला से फिर हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ वर्ष भर शायद रहे हों। उसके बाद हमारा दूसरा ठिकाना जो बना वो पटना के महेंद्रू मोहल्ले के अंदर में एक चाई टोला नाम की गली है, जो कि पटना से जो लोग परिचित हैं वो शायद जानते हो। चाई टोला न भी जानते हो तो महेंद्रू मोहल्ले में जो पोस्ट ऑफिस है, और फिर उसके इधर थोड़ा बढ़ें तो ये है गांधी मूर्ति चौराहा, बहुत फेमस है वहाँ पे। तो उस के लगभग बीच में ये गली बनती है चाई टोला की। वहाँ पर ये 6 कमरों का हमें एक मकान 40 रुपये महीने के किराए पर मिल गया था। 3 कमरे नीचे, 3 कमरे ऊपर, बीच में एक बड़ा सा आंगन। तो सबसे पहले जो गली में खुलता था, सबसे पहला कमरा वो हमारा ड्राइंग रूम बना। उसके बगल का कमरा हमारे पिताजी का कमरा बना। उसके बाद आंगन, उसके बाद बरंडा, उसके बाद फिर एक और कमरा, उसमें हमारी रसोई वगैरह बनी। ऊपर के कमरों के अंदर में हमारे माताजी का कमरा बना, फिर हमारे भैया का बना, उनका स्टडी रूम बना, और बाकी सब लोग उसी के अंदर में कोई कहीं पर कोई कहीं पर एडजस्ट हुए। ऐसा करके वो चाई टोला का घर बना। उसमें हम लोग कुछ समय तक रहे, 1965 तक उसके अंदर में रहे। तो थोड़ा सा लंबा पीरियड है, उसकी बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी अच्छी रोचक घटनाएं वो सब वहाँ पर हुई हैं। मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर में उसके बारे में भी बताऊँगा। वहाँ पर एक भिक्षा मांगने के लिए एक व्यक्ति आया करता था, वृद्ध व्यक्ति।
और वो जो बोलता था गली के अंदर में, वो अभी भी मुझको बहुत अच्छी तरीके से याद है। और हमारे परिवार के लिए वो बड़ा हास्य और विस्मय तो नहीं कहेंगे, हाँ हास्य का विषय जरूर था वो, क्योंकि वो ऐसा बोला करता था, प्रतिदिन बोलता था, 3 दिन के भूखल हिला कुछ खिला दे। तो यानी रोजाना वो 3 दिन का ही भूखा रहता था, बोले उसको आप खिला दो आज, तो भी वो कल 3 दिन का ही भूखा रहता था। तो हम लोग उसको दिया करते थे रोटी वगैरह, जो कुछ अगर बच गई है। फिर कभी एक बार उससे बात करने का मौका मिला, और जब बात करने का मौका मिला तो पता चला कि उसका तो अच्छा खासा परिवार है पटना सिटी के अंदर में, और बेटे हैं, बहुएं हैं, सब कोई हैं, लेकिन परिवार से उसको भोजन तक भी नसीब नहीं होता है, और उसको इस प्रकार से घूम घूम करके और अपने क्षुधा की पूर्ति करना पड़ता है। ये जानने के बाद बड़ी सहानुभूति उपजी मेरे परिवार में उसके प्रति। और हम लोग, भले ही हम लोग एक रोटी कम खाते थे, लेकिन उसके लिए ज़रूर 1 रोटी या 2 रोटी हम लोग रखते थे कि जब वो दूसरे दिन आए तो उसको हमें ये ना कहना पड़े कि आज मेरे पास खाना नहीं है, तुम चले जाओ। तो ऐसा कुछ वहाँ पर वातावरण चला। मैं पहली बार स्कूल गया था चाईटोला से ही। अब तक मैं अपने पिताजी के साथ ही पढ़ा करता था, थोड़ा बहुत जो कुछ उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उनको जब लगा कि हाँ अब इसको स्कूल ले जाना चाहिए और फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसके अंदर में इसको जाना चाहिए, तो फिर वो मुझे लेकर के उन्होंने एक खोज की होगी कि कहाँ किस स्कूल में। तो एक कदम कुआं मोहल्ला है वहाँ पे पटना में, मेरे चाईटोला से कुछ 3 किलोमीटर के आसपास, 3.5 किलोमीटर हो सकता है। वहाँ पे नवीन गणेश पाठशाला इस नाम से वो स्कूल था। कदम कुआं बहुत बड़ा मोहल्ला है, और लोकनायक जयप्रकाश जी का भी घर वहीं पर है। बहुत सारी गतिविधियाँ जो 1974 के समय में हुई थीं, जो जिसमें आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहते हैं, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में, वो सब वहाँ से संचालित हुई थी। तो उसी कदम कुआं में बिहार साहित्य सम्मेलन भवन, बहुत प्रसिद्ध भवन है, उसी के पास ये नवीन गणेश पाठशाला है। और मुझे ध्यान है कि मैं, पिताजी मुझको लेकर के वहाँ गए और प्रिंसिपल के कमरे में मुझको लेकर के गए, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये बच्चा है, इसने कभी स्कूलिंग नहीं की है, ये किसी क्लास में किसी स्कूल में नहीं गया है ये, लेकिन इसको कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप देख लें कि ये किस क्लास के लायक है और उस क्लास में इसका आप एडमिशन ले लें। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कई सारे सवाल किए, कुछ गणित के सवाल मुझसे बनवाए वहाँ पर कागज़ दे करके और पेंसिल दे करके, कुछ हिंदी के डिक्टेशंस लिखाए उन्होंने, कुछ ग्रामर के बारे में पूछा हिंदी में, थोड़ी सी अंग्रेज़ी के बारे में भी पूछा। और एक 20-25 मिनट के इस प्रकार के इंटरव्यू के बाद या आकलन के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि इसका एडमिशन हम क्लास 6 में लेंगे, क्लास 6 के लायक है। तो यद्यपि सेशन शुरू हो चुका था, कुछ महीने शायद गुजर भी गए थे, लेकिन उन्होंने 6ठी क्लास में मेरा वहाँ पर एडमिशन लिया। और फिर पिताजी मुझे लेकर के चाईटोला से 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जितना भी रहा हो, वो नवीन गणेश पाठशाला प्रतिदिन आया करते थे, शाम को वापस लेकर के जाया करते थे। वो समय 1960 का होना चाहिए, यानी मेरी आयु उस समय में 8 वर्ष, 8.5 वर्ष इस प्रकार की होनी चाहिए। तो पहली बार मैं एडमिशन स्कूल के अंदर में उस आयु में मैंने लिया। तो एडमिशन तो हो गया और क्लासेस भी शुरू हो गई, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद एक इम्तहान आ गया, और उस इम्तहान में जब प्रश्न पत्र मिले तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना। तो अंग्रेज़ी में तो पूरा बड़ा सा लड्डू मिल गया, क्योंकि वो पूरा प्रश्न पत्र अंग्रेज़ी में था। तो जो ऊपर प्रश्न लिखा होता है, जो कुछ भी रीड द पैराग्राफ केयरफुली वगैरह एंड देन आंसर वगैरह, तो वो सेंटेंस तो मुझे पता ही नहीं था। अंदर वाली चीज़ें तो शायद पता भी थी, लेकिन करना क्या है यही नहीं मालूम था। तो इस कारण से उसमें तो सादी कॉपी ही दे करके आना पड़ा, और बड़ा सा ज़ीरो ही उसके अंदर में मिला। और बाकी के जो विषय थे उसके अंदर में भी हालत बड़ी पतली पतली ही सी रही। तो कुल मिला करके, और शायद गणित में कुछ थोड़े बहुत नंबर आ गए होंगे, बाकी तो सब गोल 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 मामला हो गया। फिर उसके बाद और इम्तहान हुए तो उसमें भी वैसा ही हो गया। तो कुल मिला करके, और वहाँ पे समझ आया कि ये तो बहुत गड़बड़ कुछ हो रहा है। तो फिर वो दिसंबर तक का वहाँ सेशन हुआ। उस समय में बिहार में
दिसंबर तक सेशन हुआ करता था, जनवरी से नया सेशन शुरू हुआ करता था। तो दिसंबर तक तो उस स्कूल में, नवीन गणेश पाठशाला में मैं रहा। लेकिन उसके बाद फिर अगले सेशन के लिए पिताजी मुझे एक दूसरे स्कूल में लेकर के गए, जो कि मेरे चाईटोला के घर से काफ़ी नज़दीक था, 1 किलोमीटर से भी कम ही था। वो आदर्श विद्यालय उसका नाम था, जो गांधी मूर्ति तिराहा बहुत फेमस है पटना के अशोक राजपथ पर, उसी के पास में वो विद्यालय था। तो वहाँ तो मैं अकेले भी जाया आया करता था, स्कूल से घर और घर से स्कूल। वहाँ पर भी यही कहानी दोहराई गई। वहाँ पर भी जब पिताजी मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर के गए और उनको बताया कि इसको आप जांच लीजिए किस क्लास के लायक है ये, तो प्रिंसिपल ने फिर मुझसे अपने हिसाब से कई सारे सवाल वगैरह किए, कई सारी चीज़ें पूछी, मैंने उसके उत्तर दिए, और फिर उन्होंने आकलन करके ये घोषणा की ये क्लास 7th के लायक है, इसका 7th में एडमिशन होगा। और 7th में एडमिशन हुआ। और उसके बाद की कहानी नवीन गणेश पाठशाला की कहानी से बहुत अलग नहीं रही। वहाँ पर भी जितने इम्तहान हुए उसके अंदर में बहुत ही ख़राब नंबर, बहुत ही कम नंबर मुझे मिले। तो आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक गंभीर प्रश्न नज़र आता है कि जब फेस टू फेस इंटरैक्शन से, जब सीधी बातचीत करके और दो प्रिंसिपल मेरा आकलन करते हैं कि हाँ ये क्लास 6 के लायक है या क्लास 7 के लायक है, तो फिर उसकी जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर में इतने ख़राब नंबर क्यों आने चाहिए? तो इसका अर्थ है कि जो हमारे स्कूल की पद्धति है, जो पढ़ाने की पद्धति है, जो क्लासरूम के अंदर में सिखाने की पद्धति है, और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा लेने की पद्धति है, वो हमारी प्रतिभा का आकलन नहीं कर रही है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल एक व्यक्ति को आकलन कर रहा है, उस समय जो उसके परिणाम हैं वो निश्चित रूप से कहीं ज़्यादा प्रामाणिक हैं। जबकि हम तुलना करें अगर कि एक बड़े क्लासरूम के और एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में जो इम्तहान की प्रणाली है, जिसमें कि हज़ारों लाखों लोगों के इम्तहान होते रहते हैं, उसके अंदर में हमारा आकलन किया जा रहा है। तो ये एक आज की तारीख के लिए भी गंभीर प्रश्न है कि हमारी परीक्षा की पद्धति हमारी प्रतिभा का सही आकलन नहीं करती है, और उसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो अवसाद में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है, और समाज भी उनको कहता है इस बात का कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम में कुछ नहीं है, तुम में ऐसा है, तुम में वैसा है, उसको देखो उसको इतने नंबर आते हैं, उसको देखो उसके नंबर आते हैं, जबकि उसकी प्रतिभा उसके अंदर में रहती है। तो ये आदर्श विद्यालय का हमारा अनुभव रहा। और उसके बाद फिर वो भी सेशन ख़त्म होने के बाद फिर से तीसरी बार एक और नए स्कूल के अंदर में फिर वही कहानी, फिर से एक स्कूल के अंदर में लेकर गए वो अगली बार हमें अगले वर्ष में 1961 का वर्ष रहा होगा। और वहाँ पर फिर उन्होंने ऐसा बताया, प्रिंसिपल ने फिर मेरा आकलन किया और फिर उनको कहा कि ये क्लास 8 के लायक है, इसको आप 8 में एडमिशन करा लीजिए मेरे स्कूल के अंदर में। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं भैया, 2 बार हो चुका, तीसरी बार नहीं, आप इसको और नीचे के क्लास में लीजिए। तो 7वीं क्लास में दोबारा मेरा एडमिशन पटना के राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के अंदर में, जो वहाँ की खजांची रोड के अंदर में है, वहाँ पर मेरा फिर क्लास 7 में एडमिशन हुआ। और उसके आगे की कहानी भी मैं बताऊंगा अगली बार।